स्वागत है आपका संघर्ष फैमिली में। आज की लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायो का दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन परागन और उससे आगे के भाग से संबंधित है, इसलिए सबसे पहले परागन समझते हैं। चलिए, परागन एक प्रक्रिया होता है जिसमें परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागन कहते हैं। और यह परागन के प्रकार परागन 3 प्रकार के ऐसे होते हैं, जिसमें एक स्वयुग्मन होता है, एक परनिषेचन और एक समजात पुष्पी परागन। इसमें स्वयुग्मन का मतलब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वयुग्मन कहलाता है। और समजात पुष्पी परागन एक ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण समजात पुष्पी परागन कहलाता है। जिटेनोगैमी और एक ही जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर परागकण का स्थानांतरण परनिषेचन कहलाता है, जीनोगैमी। और यहाँ पे परागकण के स्थानांतरण के लिए एक कारक की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे कीट को दिखाया गया है, वैसे ही और भी हवा, वायु, पक्षी, जल इस कारक की आवश्यकता होती है, जिसे अभिकर्मक या कारक कहते हैं। उसे समझते हैं। परागकण के कारक या अभिकर्मक यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, अजीवीय कारक और जीवीय कारक। अजीवीय कारक का एग्जाम्पल हवा, जल और भी इत्यादि। और जीवीय कारक का उदाहरण कीट और पक्षी होता है। तो अजीवीय कारक समझते हैं। अजीवीय कारक में यदि वायु के द्वारा परागन हो तो उसे वायु परागन कहते हैं, एनेमोफिली। इसका एग्जाम्पल गेहूं, मक्का, घास, इसमें वायु के द्वारा परागन होता है। और यदि जल के द्वारा परागन हो तो उसे जल परागन कहते हैं, हाइड्रोफिली। और इसका एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, इसमें जल के द्वारा परागन होता है। आगे जीवीय कारक समझते हैं, जीव के द्वारा परागन। तो सबसे पहले कीट परागन समझते हैं। कीट के द्वारा परागन कीट परागन कहलाता है इटेमोफिली। इसका यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पक्षी परागन। पक्षी के द्वारा परागन हो तो उसे पक्षी परागन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागी पुष्प के उदाहरण है। यानी कि अनुन्मील्य परागी पुष्प वैसे पुष्प होते हैं जो बंद होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिन, इनमें से सभी। इसका सही आंसर सभी होगा। सभी एक अनुन्मील्य परागी पुष्प के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागी पुष्प में परागन होता है, जिसका ऑप्शन है सजात पुष्पी परागन, परनिषेचन, स्वयुग्मन, इनमें से सभी। यहाँ पे अनुन्मील्य पुष्प जैसा कि हमने देखा कि एक बंद पुष्प होता है, इसलिए इसमें स्वयुग्मन ही संभव है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परागकण का भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि भिन्न पादपों के परागकण से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परनिषेचन कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, परनिषेचन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधे वाटर हाइसिंथ एवं वाटर लिली में किस प्रकार का परागन होता है।
जलीय पौधे यानी कि वाटर हायसिंथ जलकुंभी को कहते हैं। और वाटर लिली में किस प्रकार का परागण होता है, जिसका ऑप्शन है केवल जल द्वारा, जल तथा वायु द्वारा, वायु तथा कीट द्वारा, कीट तथा जल द्वारा। इसका सही आंसर सी होगा। जलीय पौधे हायसिंथ और वाटर लिली में वायु तथा कीट के द्वारा केवल परागण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जल परागित पौधे के उदाहरण है, यानी कि किस पौधे में जल के द्वारा परागण होता है। तो इसका ऑप्शन है बेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर डी होगा, इस सभी में जल के द्वारा परागण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस तरह के पुष्प ना तो बहुतरंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं। इसका ऑप्शन है वायु परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प, जल परागित पुष्प। तो इसका सही आंसर डी होगा, ए और सी दोनों, यानी कि वायु परागित पुष्प और जल परागित पुष्प ना तो बहुत रंगीन होते हैं और ना ही मकरंद उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना सहायक कोशिका में परागनली को निर्देशित करती है। इसका ऑप्शन है प्रतिमुखी कोशिका, जनन छिद्र, तंतुमय समुच्चय, ध्रुवीय कोशिका। यहाँ पे क्वेश्चन परागनलिका को निर्देशित यानी कि एक तरह से रास्ते बताने का कार्य कौन करता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, तंतुमय समुच्चय, क्योंकि तंतुमय समुच्चय एक रसायन का स्राव करती है जिसकी सहायता से परागनलिका सहायक कोशिका की तरफ आगे बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीट परागित पुष्प का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, यानी कि कीट परागित पुष्प का कौन सा गुण नहीं है। इसका ऑप्शन है रंगीन, मकरंद, सुगंध, रंगहीन। इसका सही आंसर डी रंगहीन होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, पूछा गया है कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किस पादप का लक्षण है। तो यह द्विनिषेचन से पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा द्विनिषेचन समझते हैं। चलिए द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें परागनलिका जो है भ्रूण कोश के सहायक कोशिका में दो नरयुग्मक प्रतिवेष्ट यानी कि मुक्त करते हैं, जिसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संगलित होकर एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण करती है, तथा दूसरा नरयुग्मक जो है यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक से संगलित होकर यहाँ पे प्राथमिक भ्रूणपोष यानी कि त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, और यहाँ पे इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। और युग्मनज आगे चल के भ्रूण में विकसित होता है, और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाएं जो है वो भ्रूणपोष में विकसित होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं, यानी कि दो नरयुग्मक में एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संगलित होकर युग्मनज का निर्माण करती है, तथा दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं, और युग्मनज आगे भ्रूण में विकसित हो जाता है और प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिकाएं भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, द्विनिषेचन किस पादप का लक्षण है, यानी कि किस पादप में द्विनिषेचन होता है। जिसका ऑप्शन थेलोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसका सही आंसर सी एंजियोस्पर्म होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म को आवर्तबीजी कहते हैं, और आवर्तबीजी में केवल द्विनिषेचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन में युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन के परिणाम बनते हैं, यानी कि युग्मक संलयन और त्रिसंलयन से क्या बनते हैं। इसमें अभी हमने देखा कि युग्मक संलयन से युग्मनज बनते हैं, युग्मनज और त्रिसंलयन से एक प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है, भ्रूणपोष
इसका सही आंसर युग्मनज और भ्रूणपोष होगा। युग्मनज और भ्रूणपोष सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, जिसका ऑप्शन है नारियल का सफेद गुदा, नारियल का पानी, नारियल के छिलके, इनमें से सभी। यहाँ पर कोशिकीय भ्रूणपोष, इसका सही आंसर नारियल का सफेद गुदा हो जाएगा। यदि यहाँ पे केंद्रकीय भ्रूणपोष की बात कहा जाए तो इसका सही आंसर नारियल का पानी होगा। चलिए अगला प्रश्न है भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है। यहाँ पे जिसका ऑप्शन भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग निर्धारण करना, इनमें से सभी। इसका सही आंसर बी होगा। भ्रूणपोष का कार्य भ्रूण को पोषण देना है। चलिए अगला प्रश्न है घास परिवार के बीज पत्र को कहते हैं। यानी कि घास परिवार के बीज पत्र को, यानी कि घास परिवार जो है एक बीजपत्री होते हैं और एक बीजपत्री के बीज पत्र को एस्कुटेलम कहते हैं। एस्कुटेलम, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, एस्कुटेलम। चलिए अगला प्रश्न है गैर एल्बुमिनस बीज हैं। तो गैर एल्बुमिनस बीज उसे कहते हैं जिस बीज में भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर गेहूं, मक्का और बाजरा होता है। तो इसका ए होगा, गेहूं, मक्का और बाजरा गैर एल्बुमिनस बीज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अंडाशय परिपक्व होकर बनाते हैं। इनके अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनाते हैं। तो इसका सही आंसर फल होगा। अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल या मिथ्य फल का उदाहरण। तो इसका सही आंसर सेब होगा। तो आभासी फल उसे कहते हैं जो अंडाशय के अलावा और भी किसी पुष्प के किसी भाग से जिसका निर्माण होता है उसे आभासी फल कहते हैं। अगला प्रश्न है किस फल का पुष्पासन खाया जाता है। जिसका ऑप्शन सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा, सभी, क्योंकि ये सभी एक आभासी फल है और आभासी फल में पुष्पासन के परिपक्व से ही फल का निर्माण होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जिसका ऑप्शन जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। अगला प्रश्न है अनिषेक जनित फल का एक उदाहरण है। यानी कि अनिषेक जनित फल जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर डी केला होगा। चलिए अगला प्रश्न है एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को कहते हैं। यानी कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, बहुभ्रूणता। चलिए अगला प्रश्न है इनमें कौन द्विगुणित है। यानी कि इनमें से कौन द्विगुणित है। तो इसका ऑप्शन लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज। यहाँ पर द्विगुणित पूछा गया है। इसमें लघु बीजाणु अगुणित होता है, गुरु बीजाणु भी अगुणित होता है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है और इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, युग्मनज द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न है पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। जिसका ऑप्शन है मक्का में, सिट्रस में, पपीता में, नीम में। इसका सही आंसर नींबू यानी कि सिट्रस होगा। प्रश्न है सत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो इसका सही आंसर डी होगा, अंडाशय से, क्योंकि सत्य फल उसे कहते हैं जिसका निर्माण केवल अंडाशय से होता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित नहीं है। यहाँ पे द्विगुणित नहीं है पूछा गया है। जिसका ऑप्शन है प्राग मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु, युग्मनज। तो इसका सही आंसर
सी गुरु बीजाणु होगा, क्योंकि पराग मात्र कोशिका यह द्विगुणित होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यह भी द्विगुणित होती है, और गुरु बीजाणु एन यानी कि अगुणित होती है, और युग्मनज द्विगुणित होती है। इसके लिए इसका सही आंसर सी गुरु बीजाणु होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।